ये पहला सवाल है। डियर मॉम, मैं कुमारी सुमन भारद्वाज उत्तर भारतीय महिला संगठन की ओर से आपका स्वागत करती हूं। बीमार होने के बावजूद हमारी विनती पर यहां आने का कष्ट करने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आपसे पहला सवाल है, औरतों की मारपिटाई, बलात्कार, छेड़खानी और शोषण कब तक चलता रहेगा? इसका कारण क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है? हे नीलकंठ, अपने तेजस्वी विचारों से हमें राह दिखाएं, पार लगाएं पार्वती। कुमारी सुमन भारद्वाज, उपाध्यक्ष, उत्तर भारतीय महिला संगठन। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दीदियों। देखो सुमन, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरह हम सब बलात्कारी हैं। तुम बलात्कारी हो, मैं बलात्कारी हूं। बलात्कारी कोई आसमान से नहीं टपकता। बलात्कारी हमारे ही समाज से पैदा होता है और उसे जन्म देते हैं हम। तो सबसे पहले इस बात को समझ लो कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मर्द के साथ नहीं है। तुम्हारी लड़ाई हर उस इंसान के साथ है जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तुम्हारी लड़ाई हर उस इंसान के साथ है जो अपने से कमजोर को सता रहा है। तुम लोग बलात्कार के खिलाफ लड़ रही हो तो हर वो इंसान तुम्हारे निशाने पर होना चाहिए जो बलात्कार करता है। इसीलिए सबसे पहले बलात्कार शब्द को समझो। बलात्कार शब्द का मतलब होता है बलपूर्वक किया गया काम। बलात्कार यानी अपनी ताकत और पोजीशन का इस्तेमाल करके किसी को सताया जाता है, किसी पर जुल्म सितम किया जाता है, तो उसे बलात्कार कहते हैं। बल का मतलब होता है ताकत, शक्ति, और कार का मतलब होता है व्यवहार, अफेयर। जैसे पत्रकार होता है, पत्र प्लस कार। पत्र लिखना उसका काम है, वो पत्र लिखकर अखबार में छापता है, तो वो पत्रकार हुआ। हां, अगर कोई पत्रकार गलत खबर छाप रहा है तो वो भी बलात्कार ही कर रहा है, क्योंकि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। जाने अनजाने कैसा भी हो, बलात्कार बलात्कार ही होता है। तुम लोगों को लगता है कि जब कोई मर्द किसी औरत के कपड़े उतारकर जबरदस्ती उसके साथ सेक्स करता है तो सिर्फ उसी को बलात्कार कहते हैं। जी नहीं। जब कोई पुलिस वाला किसी को थप्पड़ मारता है तो वो भी बलात्कार है। जब कोई टीचर किसी छोटे बच्चे का कान मरोड़ती है तो वो भी बलात्कार है। जब कोई पत्नी सजा देने के लिए या सबक सिखाने के मकसद से अपने पति के साथ सेक्स करने से इंकार करती है तो समझो कि वो औरत अपने पति का बलात्कार कर रही है। हम लोग बलात्कार को इसीलिए नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि हम इसके सिर्फ एक ही हिस्से पर काम कर रहे हैं। ऐसे समझो, मान लो किसी इंसान के पूरे शरीर में जहर फैल गया हो और डॉक्टर सिर्फ उसके एक हाथ का इलाज कर रहा हो। जहर तो पूरे शरीर में फैल गया है, सिर्फ हाथ का इलाज करने से क्या होगा? उसी तरह बलात्कार का जहर हमारे समाज के हर हिस्से में फैला हुआ है, मगर हम लोग सिर्फ लड़कियों के बलात्कार पर ही बात करते हैं। आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि बलात्कार कितने किस्म के होते हैं और एक बलात्कारी कैसे पैदा होता है, कैसे एक छोटा सा बच्चा स्टेप बाय स्टेप बलात्कारी बनता है। हमें इस चीज को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए ताकि हम बलात्कार को रोक सकें। नहीं, सजा देने से बलात्कार नहीं रुकते। उल्टा, अगर तुम बलात्कारी को सजा दोगे तो बलात्कार की घटनाएं और बढ़ेंगी। बलात्कारी को सजा देना तो ऐसे है जैसे तुम किसी पेड़ के पत्ते काट दो। पत्तों को काटने से क्या होगा? पत्ते और उगाएंगे। एक काटोगे 10 उगेंगे, ये प्रकृति का नियम है। बलात्कारियों को सजा देने से कुछ नहीं होगा, पत्ते काटने से कुछ नहीं होगा। जड़ें काटो, बलात्कार की जड़ें ढूंढो और उन्हें उखाड़ फेंको। वहां हमला करो जहां से बलात्कारी पैदा हो रहा है। बलात्कारी को पैदा करने के लिए 3 चीजें जिम्मेदार होती हैं, बड़े ध्यान से सुनना। पहली चीज है चेन ऑफ रिएक्शंस, दूसरी चीज है सजा की मानसिकता, और तीसरा कारण है लव और सेक्स एजुकेशन की कमी। तो सबसे पहले कारण पर चर्चा करते हैं। बलात्कार के सबसे बड़े कारणों में से पहला कारण है चेन ऑफ रिएक्शंस। चेन ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है लड़ीवार असर पड़ना। जैसे मान लो
कोई बॉस सुबह सुबह अपनी पत्नी से लड़कर ऑफिस आया, गुस्से और परेशानी में उसने अपने एक कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। अब कर्मचारी बेचारा आगे से बॉस को तो थप्पड़ मार नहीं सकता, इसलिए वो जाकर अपने से छोटे कर्मचारी को थप्पड़ मारता है। छोटा कर्मचारी ऑफिस के चपरासी को थप्पड़ मारता है और चपरासी बेचारा क्या करे, वो घर जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को थप्पड़ मारता है। दिस इज कॉल्ड चेन ऑफ रिएक्शंस। कहानी कोई भी शुरू होगी औरत पर जाकर ही खत्म होगी, क्योंकि औरत आधार है। औरत इस दुनिया की आखिरी कड़ी है, आखिरी छोर है। औरत भावनाओं का सागर है। जिस तरह दुनिया की हर नदी सागर पर जाकर खत्म होती है, उसी तरह दुनिया में किसी के भी दिलो दिमाग में कोई भी फीलिंग उठेगी तो वो औरत पर जाकर ही खत्म होगी। कुछ भी शुरू होगा वो औरत पर जाकर ही खत्म होगा। औरत हर चेन की आखिरी कड़ी है। इसीलिए भारत के आखिरी छोर को कन्याकुमारी कहते हैं, क्योंकि अंत हमेशा औरत पर होता है। अब यह मत कहना कि औरत आखिरी कड़ी क्यों है, मर्द को आखिरी कड़ी होना चाहिए। अरे भाई, आखिरी कड़ी कोई भी हो, बात गलत है। आखिरी थप्पड़ चाहे मर्द को पड़े चाहे औरत को पड़े, बात यह है कि थप्पड़ मारना गलत है। दूसरा कारण है सजा की मानसिकता, द एटीट्यूड ऑफ पनिशमेंट। मैं अभी चेन ऑफ रिएक्शन पर और बोलूंगा, लेकिन उससे पहले सजा की मानसिकता को समझ लीजिए। इस दुनिया में जितने भी बलात्कार होते हैं उनमें से 90% सिर्फ सबक सिखाने के लिए होते हैं। बलात्कारी बाद में स्वीकार करते हैं कि वो उस लड़की को सजा देना चाहते थे, सबक सिखाना चाहते थे, उसकी अकल ठिकाने लगाना चाहते थे। अभी पिछले हफ्ते जो दिल्ली में चलती हुई बस में लड़की का बलात्कार हुआ था, जिसे दामिनी नाम दिया गया था, उसके बलात्कारियों ने बताया कि वो लड़की उनके साथ लड़ी, उलझी, जिस वजह से उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने सिर्फ सबक सिखाने के लिए उस लड़की का बलात्कार किया। दामिनी ने बिल्कुल सही किया। वो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ी थी। मैं उसे शहीद का दर्जा देता हूं। दामिनी खुश थी, मरते दम तक खुश थी। उसे इस बात की खुशी थी कि मैं लड़ी। उसे अपना बलात्कार होने का कोई गम नहीं था, रत्ती भर भी गम नहीं था। वो तो हंस रही थी, उल्टा मिलने आने वाले लोगों से उनका हालचाल पूछ रही थी। इस गौरव सम शौर्य ने उसे 13 दिनों तक जिंदा रखा कि वो लड़ी थी। अरे ईश्वर उसकी आत्मा को क्या शांति देगा, वो तो यहीं से शांत होकर गई थी क्योंकि वो लड़ी थी। मुझे पूरा यकीन है कि उसे लेने यमदूत नहीं आए होंगे, फरिश्ते नहीं आए होंगे, उसे लेने सिपाही आए होंगे, क्योंकि वो लड़ी थी। अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ो, मगर सजा नहीं। सजा गलत चीज है। अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने और सजा देने में बड़ा फर्क है। दामिनी अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रही थी और बलात्कारी उसे सजा दे रहे थे। बलात्कारों के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है सजा की मानसिकता। सजा की मानसिकता हम लोगों के अंदर बुरी तरह बैठ गई है। हम लोग किसी को कुछ भी गलत करता हुआ देखते हैं तो हमारा दिमाग फटाफट बस यही सोचता है कि इसको क्या सजा दी जाए। हमारा हर बात के प्रति पहला रिएक्शन होता है सजा। जैसे ही कोई तुम्हें आकर बताता है कि कोई आदमी गड़बड़ कर रहा है, उसी वक्त तुम्हारा दिमाग किसी कंप्यूटर की तरह चलता है और उसके लिए अजीब से अजीब सजाएं सोचने लगता है। इसको उल्टा टांग दो, इसको फांसी पर टांग दो, इसकी आंखें निकाल लो, इसके हाथ काट दो, इसको गधे पर बिठाओ। गलती शब्द सुनते ही हमारा दिमाग रिएक्शन देता है सजा। हम सबको लगता है कि अगर कोई गलती करता है तो उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम लोग बस यही सब कुछ देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सीखते रहते हैं। हर कोई बस एक दूसरे को सजा देने में ही लगा हुआ है। हाथ ऊपर कर लो, मुर्गा बन जाओ, कान पकड़ो, इसका मुंह काला करो। हम लोगों ने ईश्वर की खोज सिर्फ इसीलिए की ताकि हम दूसरों को सजा देने का मजा ले सकें और कह सकें कि हमने नहीं, ईश्वर ने इसे इसके कर्मों की सजा दी है। मगर याद रखना, ईश्वर कभी किसी को उसके कर्मों की सजा नहीं देता। अगर बलात्कार रोकना है तो सबसे पहले हमें इस सजा देने के शौक को छोड़ना होगा। याद रखना, जब तुम किसी को सजा दे रहे होते हो तो तुम बलात्कार को बढ़ावा दे रहे होते हो। पहले किस्म का रेप होता है पावर रेप, शक्ति बलात्कार। जब तुम एक छोटे बच्चे के मुंह पर थप्पड़ मारते हो तो समझ लो कि तुमने एक बलात्कारी को जन्म दे दिया। तुमने उस बच्चे के अंदर वो बीज बो दिया है जिसका फल है बलात्कार। बच्चा कमजोर है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम उसे थप्पड़ मार रहे हो तो इसका मतलब है तुम उसका बलात्कार कर रहे हो, तुम अपने बल का प्रयोग कर रहे हो, बलात्कार।
अगर तुम लोग लड़कियों का बलात्कार रोकना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले घरों में जाकर बच्चों को पिटने से रोकना होगा। कोई भी मां बाप भाई बहन चाचा ताया किसी बच्चे को थप्पड़ मारे तो उसका विरोध करो, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप जैसे बड़े देशों में आप किसी बच्चे को डांट भी नहीं सकते। डराना धमकाना और थप्पड़ मारना तो बड़ी दूर की बात है, पुलिस पकड़कर ले जाती है, लेने के देने पड़ जाते हैं। अमेरिका जैसे बड़े देशों में कानून मनोविज्ञान के आधार पर, साइकोलॉजी के आधार पर बनाया जाता है। और भारत का कानून भी बहुत अच्छा है। हमारे कानून में कोई भी कमी नहीं है, एक भी कमी नहीं है। अरे जिस देश में कसाब जैसे आतंकवादी को 2 साल तक अपने बचाव का मौका दिया गया हो, उस देश के कानून में क्या कमी होगी? कमी कानून में नहीं है, कमी हम लोगों में है। हम कानून का इस्तेमाल करना नहीं जानते। दूसरे किस्म का रेप होता है सैडिस्टिक रेप। इसमें बलात्कारी सामने वाले को मारता है, पीटता है, नोचता है। उसे दूसरों के चेहरे पर दर्द, बेबसी, व्याकुलता और शर्मिंदगी देखने का मजा आता है। बलात्कारी को लैंगिक सुख यानी सेक्सुअल प्लेजर मिलता है। इस तरह के बलात्कारों के सबसे बड़े अड्डे हैं हमारे स्कूल। मैं खुद इसका शिकार हो चुका हूं। मैं छोटा सा बच्चा था, 5वीं में पढ़ता था। मेरी एक टीचर थी, नाम था सुनैना। वो जानवरों की तरह बच्चों को पीटती थी। सिर्फ मेरी हैंडराइटिंग अच्छी ना होने की वजह से जानते हो वो मुझे क्या सजा देती थी? वो मेरी उंगलियों के बीच पेंसिल फंसा देती थी और खुद उस पर खड़ी हो जाती थी। हे राम! उंगलियों में पेंसिल फंसाकर 50-60 किलो का वजन डाल देती थी ऊपर से। मैं आज तक उस दर्द को महसूस करता हूं। मैं चीख नहीं पा रहा होता था, इसलिए सिर्फ गर्दन हिलाकर कहता था ना ना। 10 साल का छोटा सा बच्चा था मैं। 10 साल के बच्चे की उंगलियों में तुम पेंसिल फंसा दोगे? मेरी उंगलियां सूज गई थी। कई हफ्तों तक वो नीली पड़ी रहती थी। मेरी मां बेचारी मुझे लेकर कभी डॉक्टर के पास भागती थी, कभी प्रिंसिपल के पास जाती थी, मगर उस बेचारी की बात कोई नहीं सुनता था। और बात सिर्फ मेरी नहीं थी। कोई टीचर किसी बच्चे का सिर पकड़कर दीवार से मार देता था, कोई डंडे मार मार कर उसकी टांगे सुजा देता था। हाथ उठाना, थप्पड़ मार देना, बेरहमी से किसी की पिटाई करना, यह हमारे समाज में साधारण सी बात है। बाप बेटे को थप्पड़ मारे तो हम ज्यादा गौर नहीं करते। हम सोचते हैं कि चलो बच्चे का पिता है, एक थप्पड़ मार दिया तो क्या हो गया। लेकिन यहां से जन्म होता है एक बलात्कारी का या हत्यारे का। धीरे धीरे मैं 8वीं क्लास में गया, फिर 10वीं में वही हाल रहा। टीचर थप्पड़ मारना शुरू करती थी तो रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। 1 थप्पड़, 2 थप्पड़, 3 थप्पड़, 10 थप्पड़, 20 थप्पड़। अरे रुक जाओ, बस करो। यहां ध्यान रखना कि टीचर बच्चों को सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर यानी सेक्स का सुख हासिल करने के लिए ही पीट रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम बच्चों को सुधारने के लिए पीट रहे हैं, मगर वो सिर्फ आदतन अपना चस्का पूरा करने के लिए थप्पड़ मार रहे होते हैं। हां, यह हो सकता है कि कोई टीचर ना जानता हो कि यह एक गुप्त मानसिक सुख है। यह सिगरेट पीने जैसा नशा होता है, छोटा, सस्ता और तलब भरा। यकीन नहीं आता तो किसी को एक थप्पड़ मारकर देख लो, तुम्हें उसे दोबारा दूसरा थप्पड़ मारने की तलब उठेगी। या तो तुम उसी को किसी और बहाने से दूसरा थप्पड़ मारोगे या फिर कोई नया शिकार ढूंढोगे। तुम एक बार किसी को थप्पड़ मारकर देख लो, फिर दूसरा थप्पड़ तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगा। यह हाईली सेक्सुअल नशा है। कई पुलिस वाले तो इसके इतनी बुरी तरह एडिक्टेड हो चुके हैं कि वो किसी नए या पुराने कैदी को बुरी तरह नोचते हैं, चूंटियां काटते हैं, कई बार उसके आंसुओं को चाटते हैं। बेवजह 10-20 थप्पड़ मारने के बाद जब उनका ठर्क पूरा होता है, मन की खुजली शांत होती है, तब कहीं जाकर उन्हें नींद आती है। हमारे एक सर थे, वो पहले हमें थप्पड़ मारते थे और फिर कहते थे मेरी तरफ देख, मेरी तरफ मुंह कर। ये भी एक नशा है। किसी को थप्पड़ मारो और उसको कहो मेरी तरफ देख। उसके चेहरे पर दर्द और बेबसी देखने का बड़ा रस है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर जाइए, कोई भी पॉर्न साइट खोल लीजिए, सेक्स साइट खोल लीजिए, उसमें आप ब्रूटल सेक्स, BDSM या सैडिस्टिक सेक्स वो लिख दीजिए, आपके सामने बहुत सारा मटेरियल आ जाएगा। मैं दोहरा दूं कि जब भी कोई टीचर आपको थप्पड़ मारता है, अपनी बौखलाहट झाड़ रहा होता है, तो समझ लो कि वो सिर्फ आपको अपना इमोशनल डस्टबिन समझ रहा है। उसने पहले किसी को एक बार थप्पड़ मार दिया, अब उसे चस्का पड़ गया है थप्पड़ मारने का। वजह हो ना हो वो तुम्हें थप्पड़ मारेगा।
तुम सब याद करो, हर किसी को एक ना एक टीचर ऐसा याद आएगा जो कंट्रोल करने के नाम पर तुम्हारा बलात्कार करता रहा है। मैं लोगों को जाकर बताता था कि हमारे टीचर हमें इतनी बुरी तरह पीटते हैं, तो वो लोग आगे से कहते थे कि अरे ये तो कुछ भी नहीं, हमारे मास्टर जी तो मार मार कर टांग तोड़ देते थे। वो हंसते थे। हमारी सोसाइटी में बच्चों को पीटना, पत्नी को पीटना या अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जवान बेटी को मार देना बड़े गर्व की, बड़े फक्र की बात समझी जाती है। यहां लोग खुश होकर बताते हैं कि मैंने अपने छोटे भाई को थप्पड़ मारा, मगर उसने आगे से कुछ नहीं कहा। देखा, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण जैसा भाई है, वो मेरी बहुत इज्जत करता है। अजीब बेवकूफ लोग हैं हम। अब वो भाई आगे जाकर अपनी पत्नी को थप्पड़ मारेगा और सोचेगा कि ये मां सीता की तरह मुझे अग्नि परीक्षा देगी। सब एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि वो मेरी कितनी इज्जत करता है, मुझे कुछ नहीं कहता, मुझे अधिकार है उस पर। अब इन बेवकूफियों से बाहर निकल आओ, बस बहुत हो गया। आगे चलते हैं। तीसरे किस्म का रेप होता है टीज रेप या रैग रेप भी कह लेते हैं जिसको। टीज मतलब होता है छेड़ना, जैसे ईव टीजिंग होती है, टीज रेप होता है। रैग रेप जैसे रैगिंग होती है। अब देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये सब भी बलात्कार है, नहीं तो तुम लोगों को पता ही नहीं था कि ये सब भी बलात्कार होते हैं। तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम बलात्कार कर रहे हो या तुम्हारा बलात्कार हो रहा है। रैगिंग करने वाले को पता ही नहीं कि मैं बलात्कार कर रहा हूं, उसे लगता है मैं तो रैगिंग कर रहा हूं। रैग रेप या टीज रेप को अच्छी तरह समझ लो। भारत के कई शहरों में पढ़ने के बाद मैं आखिरकार अमृतसर पहुंचा। अमृतसर मेरा ननिहाल है, यानी मेरी मां का मायका है। यहां मैंने अपनी 10वीं, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की। हमारी एक टीचर थी, नाम था मैडम सलोचना जी। वो हमें हिस्ट्री पढ़ाती थी। ऐसी पिटाई करती थी कि क्या बताऊं मैं आप लोगों को, और पढ़ाई के अलावा हर बात पर पिटाई करती थी। बच्चों के बाल खींचना, ढूंढ ढूंढ कर वहां डंडे मारना जहां सबसे ज्यादा दर्द होती है। वो किसी भी छोटी सी बात पर लड़कों को लाइन में खड़ा कर देती थी। पहले दाएं से बाएं थप्पड़ मारती हुई जाती थी, फिर बाएं से दाएं थप्पड़ मारती हुई आती थी। एक दिन की बात है, मैडम सलोचना जी और उनकी 2 सहेलियां इकट्ठी हुई। उन्होंने हम सब लड़कों को क्लास से बाहर बुलाया। पहले हमें एक लाइन में खड़ा कर दिया, फिर हम सब लड़कों से कहा कि अपनी टांगे चौड़ी करो और आधे बैठ जाओ, जैसे कुर्सी पर बैठा जाता है। कुर्सी है नहीं, हवाई कुर्सी पर बैठ जाओ। हमने पूछा कि मैडम हमारी गलती क्या है, तो मैडम बोली चुप रहो, नहीं तो ऐसे डंडे मारूंगी कि याद रखोगे। मरते क्या ना करते। हम उस हवाई कुर्सी पर बैठते थे, गिरते थे तो मैडमें हंसती थी, किसी राक्षस बलात्कारी की तरह जोर जोर से हंसती थी। यकीन मानिए, उन तीनों ने पहले हमें 2 घंटे उस पोजीशन में रखा। हमारी टांगें अकड़ गई, मांसपेशियां खिंच गई। फिर हमसे कहा कि चलो अब हमें चलकर दिखाओ, कैट वॉक करके दिखाओ। टांगें बुरी तरह दुख रही थी, मांसपेशियां खिंची हुई थी। हम लोग किसी बत्तख की तरह चल रहे थे। 6-6 फुट के लड़के रो रहे थे, आत्मसम्मान शून्य। कोई हमारी हत्या कर दे। हम लोग बत्तख की तरह चल रहे थे, कुबड़े होकर। 2 घंटे हवाई कुर्सी पर कुबड़े होकर बैठने से कितनी बुरी हालत होती है टांगों की। और फिर वो कह रही थी चलकर दिखाओ, यहां से वहां, वहां से यहां। अच्छे लड़के, पढ़ने वाले लड़के, ना वो शराबी थे, ना जुआरी थे, ना लड़कियों को छेड़ते थे। मैं कैटवॉक कर रहा था। अचानक मैडम सलोचना जी के दिमाग में ना जाने क्या आया, वो मेरे पास आई। उसने मेरे बालों को खींचा, मेरा सिर नीचे किया और मेरे मुंह में अपना अंगूठा घुसा दिया। उसके अंगूठे का नाखून मेरे गाल में जा धंसा और खून बहने लगा। ऊपर से उसने मुझे 2 थप्पड़ मारे और कहा दफा हो जाओ यहां से। हमें आज तक नहीं पता कि हमारी पिटाई क्यों हुई थी। हम सब घर लौट रहे थे। हमारे चेहरों पर मातम छाया हुआ था। हमारा सामूहिक बलात्कार हुआ था। इसे कहते हैं एडम टीजिंग। तुम्हें लगता है सिर्फ ईव टीजिंग होती है ना? ये मत सोचो कि सिर्फ मर्द ही बलात्कार करता है। अगर तुम औरत को ताकत दे दो तो औरत पहले मिनट में तुम्हें बलात्कार करके दिखाएगी। बलात्कारी ना तो मर्द होता है और ना ही औरत। हर वो इंसान बलात्कारी होता है जो अपनी ताकत और पोजीशन का फायदा उठाकर दूसरों को सताता है। अगर आपको मेरी कहानी सुनकर मुझ पर दया नहीं आ रही हो तो जरा किरदार बदल दूं। अगर मैं तुम लोगों से कहूं कि एक टीचर था, उसने 12वीं की लड़कियों को लाइन में खड़ा किया, फिर हवाई कुर्सी पर बिठाया,
फिर उन लड़कियों से कहा चलो कैटवॉक करके दिखाओ। वो लड़कियां रो रही थी, तो फिर तुम लोगों के बड़े आंसू बहेंगे। मैं दोहरा दूं कि तुम औरतें आधी लड़ाई लड़ रही हो, तुम कभी नहीं जीतोगी। तुम सिर्फ हाथ का इलाज कर रही हो, जबकि जहर पूरे शरीर में फैला हुआ है। सिर्फ औरत की आजादी की लड़ाई, अरे बच्चों की आजादी की लड़ाई कौन लड़ेगा? 10वीं के 12वीं के लड़कों की आजादी की लड़ाई कौन लड़ेगा? उस मजदूर की आजादी की लड़ाई कौन लड़ेगा जो दिन रात धूप में काम करता है, मालिकों से मां बहन की गालियां खाता है, जूते खाता है, थका हारा घर आता है और टीवी लगाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि सिर्फ औरत दुखी है। टीवी वाले औरत दुखी है के नाम पर पैसा कमाते हैं। टीवी के जरिए कभी कोई क्रांति नहीं आएगी। क्रांति लानी होगी तुम्हें। जहां भी कहीं भी किसी भी बच्चे को थप्पड़ पड़ता है, वहां अपना महिला संगठन लेकर पहुंच जाओ। कोई पुलिस वाला किसी मजदूर को थप्पड़ मारे तो वहां जाकर उसका विरोध करो, हंगामा करो। सिर्फ औरत पर हाथ उठाना गलत नहीं है, हर किसी पर हाथ उठाना गलत है, ये नारे लगाओ। तुम लोग सिर्फ तभी बाहर आती हो जब किसी औरत का मामला होता है। नहीं, मैं कहता हूं हर किसी को बचाने सामने आओ, फिर देखना तुम्हारे उत्तर भारतीय महिला संगठन का नाम रेड क्रॉस जैसी महान संस्थाओं में गिना जाएगा। तुम लोग जो लड़ाई लड़ रही हो वो स्वार्थ की लड़ाई है, और जो लड़ाई तुमसे लड़ने को मैं कह रहा हूं वो होगी आजादी की लड़ाई। औरतों की मार पिटाई और बलात्कार तो सिर्फ धुआं है, आग तो नीचे सारे समाज में लगी हुई है। यह धुआं तो सिर्फ इशारा है कि कहीं कुछ जल रहा है। तुम्हारा उत्तर भारतीय महिला संगठन सिर्फ धुएं से लड़ रहा है। धुएं का क्या है, धुआं तो और आ जाएगा। समस्या धुआं नहीं है, समस्या वो आग है। बुझानी है तो वो आग बुझाओ। यहां मैं देख रहा हूं कोई 50-60 लड़कियां बैठी हुई हैं जिन्होंने पुलिस की वर्दी पहन रखी है। तुम लोगों को पुलिस में इसीलिए भर्ती किया गया है ताकि तुम समाज में बदलाव ला सको, दबे हुए कुचले हुए लोगों की मदद कर सको, उन्हें सुरक्षा दे सको। नहीं, तुम्हें पुलिस में इसीलिए भर्ती नहीं किया गया कि तुम भी अब हमें थप्पड़ मार सको। अरे वो पहले कम थे क्या जो तुम भी आ गई हो हमें थप्पड़ मारने के लिए? पहले हम मर्दों से थप्पड़ खाते थे, अब हम औरतों से थप्पड़ खाएंगे। बदलाव कहां हो रहा है? औरतों ने महिला पुलिस की भर्ती करवाई यह सोचकर कि पुलिस में लड़कियां होंगी तो एक औरत दूसरी औरत के दर्द को समझेगी। लेकिन बात और बिगड़ गई है। अब महिला पुलिस ऐसा खींचकर थप्पड़ मारती है कि नारे लगाने वाली औरत को महसूस होता है कि अगर थप्पड़ ही खाने हैं तो फिर मर्द क्या और औरत क्या। बहुत से महिला संगठन ये डिमांड कर रहे हैं कि बलात्कार के केसों में औरत को जज बनाया जाए, फलानी जगह औरत को बिठाया जाए, धमकानी जगह औरत को बिठाया जाए। उन्हें लगता है कि अगर औरत आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, औरत औरत के दर्द को समझेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। यह गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। गड़बड़ औरत और मर्द होने में नहीं है। यह लड़ाई मर्द और औरत की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई है ताकतवर और कमजोर की लड़ाई। अब देखो, पुलिस की नौकरी का आकर्षण ही यही है। लोग पुलिस में भर्ती ही इसी लालच में होते हैं कि लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, उन्हें घूरेंगे, फिर उनके चेहरों पर घबराहट देखकर सेक्स का मजा लेंगे। आज ही अगर पुलिस वालों को कह दिया जाए कि ना आप लोग किसी को डरा धमका सकते हैं और ना ही थप्पड़ मार सकते हैं, तो मेरा यकीन करो आधी पुलिस फोर्स इस्तीफा दे देगी। नए बच्चे पुलिस में भर्ती होने से इंकार कर देंगे। वो कहेंगे अजी छोड़ो जी, कौन साला सारा सारा दिन डंडा लेकर धूप में खड़ा रहे, इससे अच्छा तो मजदूरी कर लो। सिर्फ अगर पुलिस की नौकरी में से यह चीज हटा दो कि तुम लोगों को डरा नहीं सकते, तो पुलिस की नौकरी का सारा मजा ही जाता रहेगा, लोग नौकरी ही छोड़ देंगे। लड़कियों को पुलिस में भर्ती होना चाहिए, मगर लड़कों को थप्पड़ मारने के लिए नहीं। थप्पड़ संस्कृति गलत है। मैं शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा होकर चिल्लाने को तैयार हूं कि जब तक तुम ये थप्पड़ संस्कृति बंद नहीं करोगे तब तक ना बलात्कार बंद होंगे और ना ही औरतों की मार पिटाई। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां पुलिस वाला आम आदमी से लेकर किसी हत्यारे को भी जी कहकर बात करे, सर कहकर बात करे। उसके लिए क्या करना होगा? क्या हमें इस बात का इंतजार करना होगा कि पुलिस वालों को अपने आप अकल आ जाएगी? नहीं, हमें लोगों को सचेत करना होगा कि उनके अधिकार क्या हैं। हमें लोगों को बताना होगा कि पुलिस वाले को तुम्हें थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं होता। पुलिस वाले को इतना भी हक नहीं होता कि वो तुम्हें घूर कर देखे, तुम्हारी कॉलर खींचे और तुम्हें डांटे। नहीं, सिर्फ पुलिस वाले को इतना अधिकार होता है कि वो तुमसे पूछताछ करे, तुम्हारी तलाशी ले
उसमें पुलिस को सहयोग दो, पुलिस जो पूछती है उन्हें बताओ। अगर वो कहे वो तुम्हारा बैग चेक करना चाहती है तो अपना बैग खोलकर पुलिस को चेक करवाओ। लेकिन जैसे ही वो तुम्हें थप्पड़ मारे गलती से भी, तो वहीं सड़क पर अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ो। उस पुलिस वाले से पूछो कि तुम्हें किसने अधिकार दिया मुझे थप्पड़ मारने का। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस वालों को इतना भी अधिकार नहीं होता कि वो किसी हत्यारे को या किसी बलात्कारी को थप्पड़ मारें या उसे धक्का दें। बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। खैर, मैं घर पहुंचा और फूट फूट कर रोने लग पड़ा। मेरी मां ने मुझे संभाला और पूछा कि क्या हुआ। मेरी मां ने बड़ी शांति से मेरी पूरी बात सुनी, फिर पूछा कि मैडम का नाम क्या है। मैंने कहा, मैडम सलोचना जी। सलोचना नाम सुनकर मेरी मां हैरान हो गई। उसने कहा, वो सलोचना जो सांवली सी है, छोटे से कद की। मैंने कहा, हां, क्या आप उसे जानती हैं? मेरी मां ने कहा कि हां, मैं जानती हूं, मगर सलोचना तो 8वीं क्लास से आगे पढ़ ही नहीं पाई थी। 8वीं क्लास में वो किसी लड़के के साथ भाग गई थी, फिर उसका बच्चा हो गया और वो लड़का भी उसे छोड़कर भाग गया। वो तो बड़ी आवारा किस्म की लड़की है, वो तुम्हें 12वीं में कैसे पढ़ा सकती है? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। 8वीं फेल टीचर 12वीं को पढ़ा रहे हैं। आज भी तुम पूरे भारत में देख लो, अनपढ़ टीचरों से भरे हुए हैं हमारे स्कूल। हर रोज बच्चों का बलात्कार करते हैं। मेरी मां ने मेरे आंसू पोंछे, मुझे खाना खिलाया और बड़े प्यार से कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मैं कल तुम्हारे स्कूल में आऊंगी, तुम्हारे प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी और उस मैडम से कहूंगी कि दोबारा ऐसा ना करे। मैंने सोचा कि मेरी मां यूं ही कह रही है मेरा मन बहलाने के लिए, मगर उस रात तो मेरी मां अपने गुस्से को पीकर सो गई। मैंने सोचा कि वो मेरे स्कूल में नहीं आएगी और अगर आ भी गई तो वो बेचारी उस मैडम का और प्रिंसिपल का क्या बिगाड़ लेगी। मगर अगले दिन जो हुआ वो बड़ा ही मजेदार था। मैं अपनी क्लास में बैठा पढ़ रहा था। हिस्ट्री वाली मैडम सलोचना जी हमें पढ़ा रही थी। तभी मैंने देखा कि मेरी मां अचानक क्लास में दाखिल हुई। उसने मैडम सलोचना के बालों को पीछे से पकड़ा और उसे घसीटती हुई स्कूल के बीचों बीच ले आई। फिर मेरी मां ने मैडम सलोचना को बालों से पकड़कर हवा में घुमाया, चक्कर भी नहीं, गोल गोल। मां ने उसके बाल पकड़ रखे थे और उसकी दोनों टांगे हवा में घूम रही थी। कोई 10 चक्कर लगवाने के बाद मां ने उसे जमीन पर पटका और उसकी छाती पर बैठ गई और जो थप्पड़ और घूंसों की बरसात की उसके मुंह पर के मजा आ गया। वो थी मेरी मां, मेरी चंडी, मेरी दुर्गा, मेरी अंबा। मैं हैरान था कि जो औरत कभी ऊंची आवाज में बोली नहीं, जिसने कभी किसी से बहस तक नहीं की, वो बकरी अचानक शेरनी कैसे बन गई। हां, यही होता है जब एक मां अपने बच्चों के लिए लड़ती है। सारा स्कूल मेरी मां का साथ दे रहा था। वो मेरी मां के थप्पड़ों को गिन रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, 11, 12, 13, 14, 15। जब मैडम सलोचना जी बेहोश हो गई तो मेरी मां उठी। उसने पास ही पड़ा हुआ स्कूल का झाड़ू उठाया और चिल्लाई, दूसरी कहां है? दूसरी मैडम पास में ही खड़ी थी। उसने मेरी मां का चेहरा देखा और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। वो सचमुच वाला बेहोश हुई थी। अगर वो नकली बेहोश हुई होती तो मेरी मां ने उसे होश में लाकर दोबारा बेहोश करना था। दूसरी अभी गिरी ही थी कि मेरी मां फिर चिंघाड़ी, तीसरी कहां है? तीसरी मैडम स्कूल की दीवार फांद कर भाग गई। मेरी मां ने प्रिंसिपल को समझाया कि हमारे लड़के डरते नहीं हैं, वो सिर्फ लिहाज करते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये 6-6 फुट के हाथी तुम्हारी 4 फुट की मैडम से मार खाएंगे? थप्पड़ मारने वाली औरतों को यह ध्यान रखना चाहिए कि लड़के सिर्फ शिष्टाचारवश थप्पड़ खा रहे होते हैं। सो मैडमें खुद को झांसी की रानी ना समझें। अगर मेरे बेटे के अंदर से झांसी का राजा निकल आया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मेरी मां ने प्रिंसिपल को समझाया कि तुम्हें पता है ना फिर राजा रानी के साथ क्या करता है। ध्यान रखना, मेरी मां मैडम सलोचना जी को सजा नहीं दे रही थी। अरे मेरी मां तो मुझे बचपन से सिखाती आ रही थी कि सजा की मानसिकता गलत है। और पिटाई तो मेरी पिछले 12 सालों से होती आ रही थी। मेरी मां आज तक लड़ने क्यों नहीं आई? नहीं, मेरी मां मैडम सलोचना जी को सजा देने नहीं आई थी। वो मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने आई थी। अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ो, फिर चाहे सामने कोई भी खड़ा हो, तुम्हारा पति हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारा टीचर हो या लड़कियों का कोई झुंड तुम पर हमला कर दे।
अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ो। हम लोगों को सदियों से गलत शिक्षा दी जाती रही है। लड़कियों को सिखाया जाता है कि पति परमेश्वर होता है, अगर वो गुस्से में एक दो थप्पड़ मार भी दे तो कोई बात नहीं। गुरु ब्रह्मा होता है, वो तुम्हारे भले के लिए तुम्हें पीटता है और बेइज्जत करता है। ये सब बातें गलत हैं। पति तब तक परमेश्वर है जब तक वो तुम्हें सुरक्षा दे रहा है। जिस दिन पति तुम पर हाथ उठा दे उस दिन उसके अंदर का परमेश्वर उड़ गया समझो। पत्नी को देवी समझो जब तक वो देवी जैसी हरकतें कर रही है। गुरु ब्रह्मा होता है, मगर आत्मनियंत्रण खोते ही गुरु में से ब्रह्मा तिरोहित हो जाता है। असली गुरु की पहचान ही यही होती है। उसके हाथों में डंडा होता है, मगर वो कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता। अच्छा टीचर तुम्हें पीटता नहीं है, वो कहता है इसे 10 बार लिखो। सजा में भी ट्रेनिंग ही मिलनी चाहिए। गुरु सचमुच ब्रह्मा होता है। मेरे देखे इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल मेरे जीवन में आए वो 5 टीचर, और वो 5 भी औरतें ही थी। उन 5 औरतों ने मेरे जीवन को किसी सधे हुए संगीतज्ञ की तरह एक सुर में बांधा। उनमें से एक टीचर अंधी थी, मगर उसने मुझे आसमानों के पार देखना सिखाया। एक ने मुझे मानवीय व्यवहार का गणित सिखाया। एक ने मुझे आवाज दी, एक ने मुझे शब्द दिए। एक सन्यासिनी थी, हठ योगी थी, बिना कपड़ों के रहती थी। वो पूरा जीवन नग्न रही। वो वाली सन्यासिनी नहीं थी जो अपने शरीर पर भस्म मल कर रहती थी, नहीं, चांदी की तरह चमकता था उसका बदन। उसने मुझे आत्मनियंत्रण और सहनशीलता सिखाई, दूसरों का सम्मान करना सिखाया। इसीलिए मैं रावण को भगवान रावण कहता हूं और सलोचना को मैडम सलोचना जी कहता हूं। आज भी कहता हूं, कोई कितना भी दुष्ट हो जाए, कोई कितना भी गिर जाए, उसका सम्मान तो बनता है। इन 5 औरतों ने मुझे अपना खून पिलाकर पाला है। गुरु के सामने ईश्वर कितना तुच्छ हो जाता है, कितना शुद्र हो जाता है, कितना छोटा हो जाता है। मैं आपको उन 5 टीचरों के नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर अच्छा टीचर जो अपने बच्चों पर मेहनत करता है उसी गूंज का हिस्सा है जिसे हम ओंकार कहते हैं। खैर, सजा की मानसिकता को अभी तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां से चेन ऑफ रिएक्शन को दोबारा समझो। जब तुम किसी चोर को बीच सड़क पर पकड़कर पीट रहे होते हो तो उसका सीधा असर घर बैठी औरतों की पिटाई पर पड़ता है। अभी दिल्ली में जो लड़की का बलात्कार हुआ तो सारा देश चिल्ला रहा था कि बलात्कारियों को सरेआम फांसी दी जाए, उनकी आंखें निकाल लो। कोई कहता था उन्हें पत्थर मार मार कर मार दो, कोई कहता था कि उनके हाथ पैर काट दो। जानते हो, अगर एक बार भी किसी को ऐसी सजा दे दी गई तो क्या होगा? हर किसी को यह सबक मिलेगा कि गलती करने वाले की आंखें निकाल लो, सरेआम पिटाई करो, और पहला शिकार बनेगी औरत, क्योंकि औरत आखिरी कड़ी है। बलात्कारियों की आंखें निकालने के अगले ही दिन टीवी पर खबर आएगी, एक पति ने अपनी पत्नी की आंखें फोड़ दी। बलात्कारियों को सरेआम फांसी देने के अगले ही दिन टीवी पर खबर आएगी कि फलाने गांव में 3 औरतों को पेड़ पर टांग कर सरेआम फांसी दे दी गई, क्योंकि गांव वालों को शक था कि वो तीनों औरतें जादू टूना करती थी। कहानी कोई भी शुरू होगी, खत्म औरत पर जाकर ही होगी, क्योंकि औरत हर चेन ऑफ रिएक्शन की आखिरी कड़ी है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम लोगों का ही दिमाग चलता है? अरे तालिबानियों को जाकर देखो, उनका दिमाग तुमसे भी तेज चलता है। तालिबान में अगर कोई आदमी कोई गलती करता है तो उसकी सजा उसे सरेआम मिलती है। तालिबानी तो सजा देने में किसी साइंटिस्ट की तरह सोचते हैं। वो गुनहगार को सरेआम पीटते हैं, घसीटते हैं, उसकी चमड़ी उधेड़ते हैं, फिर उसे फांसी पर टांग देते हैं। किसी लड़की के साथ छेड़खानी करने पर उसके हाथ पैर काट देना, आंखें निकाल लेना वहां पर बिल्कुल साधारण सी बात है, मगर चेन ऑफ रिएक्शन की वजह से इसकी कीमत वहां की औरतों को चुकानी पड़ती है। जब बच्चे, बूढ़े और जवान ये देखते हैं कि किसी को उसकी गलती की सजा कैसे दी जाती है तो वो सीखते हैं। जो मजा, जो नशा, जो एक्साइटमेंट और जो एडवेंचर उन्हें उस बलात्कारी को सरेआम नोचने में आया था, वही नशा उनका दिमाग एक बार और मांगता है। उनका दिमाग वो खूनी खेल एक बार और देखना चाहता है। अब वो घर जाते हैं और सोचते हैं किस पर जोर चलाएं, और जानते हो उनके हाथ कौन लगता है? औरत। किसी औरत की छोटी सी गलती पर उसका गैंगरेप करते हैं, उसकी नाक काट देते हैं, उसे जिंदा जलाते हैं, उसे नंगा करके घुमाते हैं। 11 साल की लड़की सनोबर को पुलिस वाले उठाकर ले गए क्योंकि उसकी मां पर चोरी का शक था।
11 साल की उस लड़की का बलात्कार 21 लोगों ने किया। पुलिस वाले औरतों का बलात्कार ये सोचकर करते हैं कि ये तो गुनहगार है और गुनहगार को तो उसकी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। 12 साल की रहीमा को एक कुत्ते के बदले में बेच दिया गया, फिर उसका गैंगरेप हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि लोग उसे सबक सिखाना चाहते थे। ये हम लोगों के पसंदीदा शब्द हैं, है ना? मजा चखाना, सबक सिखाना, अकल ठिकाने लाना। कोई देश कितना पिछड़ा हुआ है, कितना अनपढ़ है, ये इस बात से पता चलता है कि वो अपने अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। समाज में एक गलतफहमी फैली हुई है कि लोगों की पिटाई करने से या पिटाई के डर से लोग सुधर जाते हैं या अपराधी डर जाते हैं। जी नहीं, लोग सजा के डर से सुधरते नहीं हैं, बस दोगले हो जाते हैं। तुम्हारे सामने कुछ और तुम्हारी पीठ पीछे कुछ और। उल्टा जिस अपराध के लिए तुम सजा दोगे वो अपराध और बढ़ेगा। सड़क छाप मजनुओं की पिटाई करोगे तो लड़कियों के साथ छेड़खानी और बढ़ेगी। इसे ऐसे समझो जैसे साइकिल के 2 पैडल होते हैं। अगर आप दाएं पैडल को दबाते हैं तो बायां पैडल ऊपर उठ जाता है, और जब आप बाएं पैडल को दबाते हैं तो दायां पैडल ऊपर उठ जाता है। बस बलात्कार और सजा भी ऐसे ही काम करते हैं। सजा दोगे तो बलात्कारी पैदा होंगे, बलात्कारी पैदा होंगे तो तुम उन्हें सजा दोगे, सजा दोगे तो और बलात्कारी पैदा होंगे। यह प्रकृति का नियम है, यह प्रकृति का चक्र है। दिस इज कॉल्ड द चेन ऑफ रिएक्शंस, दिस इज कॉल्ड द कर्मा। अगर तुम बलात्कारियों को सजा दोगे तो बलात्कार और बढ़ेंगे। इसीलिए कानून को अपना काम कर लेने दो। कानून उन्हें जेल में डाल देगा। याद रखना, जेल सजा नहीं होती। किसी अपराधी को जेल में डाल देने का मकसद होता है कि वो अपराधी अपने गुनाह पर विचार कर सके। उसे अलग थलग एक कमरे में रखा जाता है, लंबे समय तक उसे अकेला छोड़ दिया जाता है ताकि वो आत्मविश्लेषण यानी सेल्फ एनालाइजिंग कर सके। जेल में डालना एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। हमें भगत सिंह को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें गांधी को फॉलो करना चाहिए। भगत सिंह अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जीवन के अंतिम दिनों में मुझे यह एहसास हुआ कि गांधी सही थे, क्योंकि भगत सिंह से मिलने आने वाले लोग उन्हें आकर बताते थे कि आज मैंने उसका सिर फोड़ दिया, आज मैंने उसकी टांग तोड़ दी। भगत सिंह, मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं, आज मैंने अपनी पत्नी का सिर फोड़ दिया, आज मैंने अपने पिता को गोली मार दी। तो भगत सिंह बड़े परेशान हुए। वो समझ गए कि मेरी गलती का क्या रिएक्शन हो चुका है, चेन ऑफ रिएक्शन शुरू हो चुका है। उनकी आत्मकथा का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूं। आपको भगत सिंह की आत्मकथा पढ़नी चाहिए। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने ये कहा था कि गांधी की सुनो, मेरी मत सुनो, गांधी के पीछे चलो। बलात्कारियों के लिए 7 साल सजा रखी गई है। 7 साल बहुत होते हैं यार, बहुत होते हैं। किसी को 7 दिन जेल में रखकर देख लो, वो तुम्हें बता देगा कि 7 साल क्या होते हैं। अगर किसी को 7 साल जेल में डालकर भी तुम्हें मजा नहीं आ रहा तो सोचो कि तुम कितने बड़े हैवान हो। उसने तो जो पाप करना था कर दिया, अब तुम क्या कर रहे हो? मुझे उन बलात्कारियों की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तुम लोगों की। उन्हें फांसी पर लटकाने के बाद तुम लोग दुष्ट हो जाओगे, बेरहमी तुम्हें अच्छी लगने लगेगी, तुम लोग इन्फेक्टेड हो जाओगे। मुझे बलात्कारियों से कोई मोह नहीं है, मैं उन्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर उन्हें सरेआम फांसी दी गई तो तुम्हें चस्का पड़ जाएगा लोगों को सरेआम फांसी देने का। चौथे किस्म का रेप होता है स्टैट्यूटोरी रेप, यानी जातीय बलात्कार। 60% बलात्कार सिर्फ इसलिए किए जाते हैं क्योंकि बलात्कारी सामने वाले को छोटी जात का समझता है। यहां मैं कास्ट सिस्टम की बात भी कर रहा हूं। इसे छोटी उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार की कैटेगरी में भी गिना जाता है। जैसे नौकरानी के साथ बलात्कार। बलात्कार करने वाला सोचता है कि यह नौकरानी है, इसकी क्या औकात के ये मुझे मना करे। दूसरे देशों का मुझे पता नहीं, मगर भारत में आज भी मर्द को ऊंची जात और औरत को छोटी जात का समझा जाता है। बड़े बड़े दफ्तरों में अंग्रेजी सूट पहनकर मर्द अपने साथ काम करने वाली लड़कियों के साथ बातें करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, दोस्ती दिखाते हैं, मगर जैसे ही वो बेचारी पलटती हैं पीछे से कहते हैं साली औरत जात। कहीं भी बलात्कार की घटना होती है तो सारे मर्द कहने लगते हैं देखो भाई, औरत जात का काम है घर संभालना, घर से बाहर निकलोगी तो यही सब कुछ होगा। किस दुनिया में रहते हो तुम? मर्द औरत को आज भी छोटी जात का समझता है। अब तुम औरतें क्या करोगी बताओ? क्या अब तुम सड़कों पर नारे लगाओगी कि औरत छोटी जात की नहीं होती? नहीं मेरी बच्चियों, तुम्हें सबके लिए लड़ना होगा।
सड़क पर उतरो और नारे लगाओ कि कोई छोटी जात का नहीं होता, कोई इंसान छोटा नहीं होता। सिर्फ अपने लिए मत लड़ो, सबके लिए लड़ो। मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, मेरे साथ एक टीचर थी, वो बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाया करती थी। वो भी बच्चों को बहुत मारती पीटती थी। एक दिन मुझे पता चला कि उसके अपने बेटे को, जो एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है, एक टीचर ने थप्पड़ मार दिया। तो ये मैडम वहां पुलिस लेकर पहुंच गई। स्कूल प्रशासन ने हाथ पैर जोड़कर माफी मांगी, उस बेचारी टीचर को जेल से छुड़वा कर लाए। अगले दिन मैंने उस मैडम से पूछा कि मैडम, आप भी तो बच्चों को इतनी बेरहमी से पीटते हो, फिर आपके बेटे को किसी टीचर ने एक थप्पड़ मार दिया तो इतना हंगामा क्यों कर रही हो? तो जानते हो उस औरत ने मुझे क्या जवाब दिया? वो बोली, अरे इन हरामजादों की क्या औकात है जो मेरे बेटे का मुकाबला करें। मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है वहां मैं 20,000 फीस भरती हूं, और 20,000 रुपए मैं इसलिए नहीं देती कि मेरा बेटा थप्पड़ खाता फिरे, और आप इन कीड़े मकोड़ों के साथ मेरे बेटे का मुकाबला कर रहे हैं। ये 500 रुपया फीस भरने वाले। अरे मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका जाएगा, और ये लोग ये यहीं चोर उचक्के बनेंगे, बलात्कारी बनेंगे। इन्हें तो रोज सुबह उठकर जूते पड़ने चाहिए। यही इन लोगों की औकात है। स्टैट्यूटरी रेप। वो टीचर इन बच्चों को इसीलिए पीटती थी कि ये छोटे हैं, गरीब हैं, 500 रुपया फीस भरते हैं, मगर मेरा बेटा 20,000 फीस भरता है, उसको मार नहीं पड़नी चाहिए। पांचवें किस्म का रेप होता है मैरिटल रेप, जिसे वाइफ रेप के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बलात्कारी अपनी पत्नी का या पति का बलात्कार करता है। छठवें किस्म का रेप होता है रिलीजियस रेप, यानी धार्मिक बलात्कार। धार्मिक स्थानों पर, मदरसों में जादू टोने, तंत्र विद्याओं के नाम पर छोटे छोटे बच्चों को गर्म सलाखों से झुलसाया जाता है, उन्हें छत से फेंका जाता है। मन्नत पूरी होने के नाम पर गर्म खौलते हुए दूध में डाला जाता है। कई बेचारे बच्चे मर जाते हैं। आप लोगों को अपनी उत्तर भारतीय महिला संगठन की टीम को लेकर हर धार्मिक स्थान पर पहुंच जाना चाहिए जहां पर जादू टूने के नाम पर या श्रद्धा के नाम पर जातियां हो रही हैं। इसका जबरदस्त विरोध करो। ये सब आप औरतें ही कर सकती हैं, मर्द नहीं कर सकता। मर्द अगर विरोध करेगा तो उसे राक्षस समझा जाएगा, नास्तिक समझा जाएगा। हां, मर्द हर कहीं आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। मुझे हैरानी होती है कि महिला संगठन में मर्द क्यों नहीं होते। यह बड़ी अजीब बात है। अरे मर्द हमेशा तुम्हारा साथ देने को तैयार खड़ा है। अभी दामिनी के केस में देख लो, कितने मर्द तुम्हारे साथ खड़े थे। फेसबुक पर देखो, नौजवान लड़के सड़कों पर उतर आए हैं लड़कियों की सुरक्षा के लिए। तो लड़कियां इस बेवकूफी में ना पड़े कि लड़के उनका बलात्कार करते हैं। बलात्कारी लोग ही अलग होते हैं, उनकी मानसिकता ही अलग होती है। लड़के बलात्कारी नहीं होते, वो तो तुम्हारा साथ देने के लिए खड़े हैं। एक पुकारो हजारों आएंगे। बलात्कारों की जड़ें बचपन से ही बच्चे के अंदर बो दी जाती है। तुम लाख चीखो चिल्लाओ, बच्चे नहीं सुनते। बच्चे सिर्फ वही सीखते हैं जो वो तुम्हें करता हुआ देखते हैं। बच्चे देखते हैं कि तुम लोगों को थप्पड़ मार रहे हो। बच्चे देखते हैं कि मां की पिटाई हो रही है, क्लास में टीचर सबकी पिटाई कर रहा है, फिर पुलिस वाला पिटाई कर रहा है, हर कोई एक दूसरे की पिटाई कर रहा है। तो बच्चे सीखते हैं पिटाई करना। और जब कोई लड़का, कोई मर्द किसी औरत की पिटाई कर रहा होता है तो वो सोचता है कि चलो लगे हाथ बलात्कार भी कर लेते हैं, वो सेक्स भी कर लेता है। सेक्स सिर्फ एक ऑप्शन होती है। कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ वैसे ही पीट देते हैं औरत को। पिटाई भी बलात्कार होता है। कल एक फिल्मी अभिनेत्री टीवी पर कह रही थी कि अगर आपके पड़ोस में किसी औरत की पिटाई हो रही हो तो चुप मत रहो, आवाज उठाओ। अच्छा जी, जो इंसान अपने बाप से, टीचर से, पुलिस वाले से, पत्नी से या पति से मार खाता आ रहा हो, उसको पागल कुत्ते ने काटा है जो अपनी पड़ोसी की बीवी को बचाएगा। पड़ोसी की बीवी को पिटता हुआ देखकर कम से कम मन को तसल्ली तो होती है कि सिर्फ हम ही नहीं पिट रहे, सबकी पिटाई हो रही है। वही तसल्ली होती है जो तुम्हें किसी बलात्कारी को फांसी चढ़ाने में होती है। दामिनी को नंगा करके सर्द रात में सड़क पर फेंक दिया गया। आसपास से लोग गुजरते थे, कोई उसकी मदद को नहीं आया। क्यों? क्योंकि लोग पुलिस से डरते हैं। पुलिस का मतलब है पिटाई होगी। आप चाहे कुछ करें या ना करें, आपके 2 थप्पड़ तो तय हैं। लोग एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, सिर्फ पुलिस के डर से नहीं करते, क्योंकि पुलिस वाला देखते ही तुम्हें, देखते ही पहले घूरता है, डांटता है, कॉलर खींचता है, मौका अच्छा हो तो 1-2 थप्पड़ लगा देता है। अब तीसरे कारण को समझते हैं। पहला कारण था चेन ऑफ रिएक्शन, दूसरा कारण था सजा की मानसिकता, और तीसरा कारण है लव एंड सेक्स एजुकेशन की कमी। एक इंसान की जिंदगी के 2 सबसे जरूरी हिस्से,
लव और सेक्स। लेकिन हमारे समाज में इन दोनों को ही पाप समझा जाता है। कई लोग मुझसे आकर कहते हैं कि आप प्यार करना क्यों सिखाते हैं, ये तो गलत बात है। और सेक्स का क्या है, सेक्स तो बच्चे अपने आप सीख लेते हैं। नहीं, ये दोनों चीजें सीखनी पड़ती हैं। हमें सेक्स एजुकेशन पर बहुत खुलकर बात करनी चाहिए। ये शर्म वरम छोड़ दो, अब बस बहुत हो गया। सेक्स हमारी बच्चों के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और हम लोग उन्हें वहां अकेला छोड़ देते हैं, धक्का मार आते हैं। जैसे किसी को पहली बार पानी में धक्का दे दो और ये उम्मीद करो कि वो तैर लेगा। नहीं, हमें अपने बच्चों की मदद करनी चाहिए सेक्स लाइफ शुरू करने में। अपने 16-17 साल के बच्चों के साथ बात करो। माओ को अपनी बेटियों से चर्चा करनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चों से बात नहीं कर सकते तो उन्हें हमारे पास भेजिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, हम उन्हें सिखाएंगे। मगर यह मत सोचो कि बच्चे अपने आप सीख लेंगे। हम लोग सोचते हैं बच्चे दोस्तों के साथ बातें करके या ब्लू फिल्में देखकर सब कुछ सीख लेंगे। नहीं, ब्लू फिल्में तो उल्टा बच्चों के दिमाग में गलत फहमियां भर देती हैं। साधारण पति पत्नी, साधारण मर्द और औरत बड़ी मुश्किल से 3 मिनट से लेकर 5 या 7 मिनट तक सेक्स करते हैं, बस बात खत्म। बहुत अच्छा सेक्स होता है। लेकिन ब्लू फिल्मों में दिखाते हैं कि हीरो और हीरोइन 30 मिनट तक, 40 मिनट तक, 50 मिनट तक, 60 मिनट तक प्रेम करते रहते हैं। वो फिल्में देखकर हमारे बच्चे सोचते हैं कि शायद हम कमजोर हैं। वो बेचारे कभी कैप्सूल खाते हैं, कभी अफीम खाते हैं, कभी नशा करते हैं, शराब पीते हैं। हमारे बच्चों को लगता है कि हम बीमार हैं, कमजोर हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में, परेशानी में पागलों जैसी हरकतें करने लग पड़ते हैं। यही बच्चे, ये आपके ही बच्चे हैं। कभी किसी लड़की का दुपट्टा खींचते हैं, अपनी पत्नी को पीटते हैं या किसी पर तेजाब उछाल देते हैं। जवान होते बच्चे अपनी सेक्सुअल डिजायर को समझ नहीं पाते। कई लड़के गे बन जाते हैं। लड़कियां बड़ी तेजी से लेस्बियनिज्म की तरफ जा रही हैं। कई आत्महत्याएं और हैवानियत के किस्से सामने आते हैं। आज 80% अपराधी नाबालिग हैं, 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि सेक्स एजुकेशन नहीं है। हम लोग कब खुलकर इस विषय पर बात करना शुरू करेंगे? मैं चाहता तो ये सोचकर चुप हो जाता कि सामने 200-250 औरतें बैठी हुई हैं, क्या सेक्स पर बात करनी। लेकिन नहीं, मैं बोल रहा हूं, आप भी बोलिए। टीवी में, फिल्मों पर नंगेपन को बढ़ावा मिलना चाहिए। मैं इसका समर्थक हूं। नंगेपन को और बढ़ावा दो। अंग्रेजों ने भारतीय स्कूलों में स्कर्ट पहनने की प्रथा इसलिए चलाई क्योंकि वो मनोविज्ञान जानते थे। लड़कियों की टांगे साधारण सी चीज होनी चाहिए। अगर लड़कियां स्कर्ट पहनेंगी तो इससे समाज की सोच बड़ी होगी, फैलेगी। औरत के जिस्म को किसी खजाने की तरह छुपा छुपा कर रखना मूर्खता है। इससे मर्द के अंदर उतावलापन और भूख बढ़ती है। सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। आज हजारों पत्नियों के बलात्कार हो रहे हैं क्योंकि उनके पतियों को यह पता ही नहीं कि औरत उनकी तरह हर वक्त सेक्स के लिए तैयार नहीं रहती। अलग अलग लड़कियों की अलग अलग टाइमिंग होती है और अलग अलग मर्दों को अलग अलग चीजें खुशी देती हैं। और ये सारी नॉलेज पहले से होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे उस हिसाब से अपने लिए साथी चुन सकें। बहुत बार ऐसा होता है कि पति और पत्नी का सेक्सुअल इंटरेस्ट एकदम अलग अलग होता है। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चुनते वक्त ये क्लियर कर लेना चाहिए कि सामने वाले को कैसा सेक्स पसंद है। ये ना हो कि पति को दिन पसंद हो और पत्नी को रात पसंद हो। कई बार तो पत्नी को जो पसंद होता है वो करते हुए पति को घिन आती है। ऐसा भी होता है भाई। सेक्स को लेकर समाज में कई गलतफहमियां फैली हुई हैं। कई लड़कों को लगता है कि लड़की के साथ जितनी जोर से और बुरी तरह सेक्स करो, तेज तेज धक्के लगाओ तो लड़की को उतना ही मजा आता है। अरे नहीं मेरे भाई, ये गलत है। बड़े होते बच्चों के शरीर में कई बदलाव होते हैं जिनकी वजह से वो बुरी तरह परेशान होते हैं। कईयों को इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है सेक्स पावर को लेकर, लिंग के आकार को लेकर। मुझे हर रोज हजारों ईमेल्स मिलते हैं कि औरत को कैसे सेटिस्फाइड करें, कौन सी दवाई खाएं। मैं कहता हूं कि अरे भाई कोई दवाई मत खाओ। सेक्स एक कला है। इसमें आपका चेहरा, आपका रंग रूप और ताकत या आपके अंगों का आकार कैसा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फोरप्ले आना चाहिए। आपको सेक्स करने से पहले पत्नी को सेक्स के लिए तैयार करना आना चाहिए, यानी मूड बनाना आना चाहिए, जिसमें 2 ही चीजें काम करती हैं, आपकी बातें और आपके हाथ। लिंग छोटा हो या बड़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। औरत सेटिस्फाइड होती है बातों से, अपनेपन से, समझदारी से। आपको मेरे प्रोग्राम कामा सूत्रा में हिस्सा लेना चाहिए। उसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि अगर आपका लिंग साइज में छोटा है तो ये अच्छी बात है।
छोटा लिंग बड़े लिंग के मुकाबले तेजी से अंदर बाहर जाता है और पत्नी को आनंद मिलता है। बड़ा लिंग तो उल्टा मुसीबत होती है। लेकिन तुम लोग ब्लू फिल्में देखते हो, ब्लू फिल्मों में हीरोइन पैसे लेकर कहती है कि आई लव बिग कॉक। वो कहती है मुझे बड़ा लिंग अच्छा लगता है, और तुम घबरा जाते हो। तुम अपना सामान देखकर कहते हो मर गए, गए काम से। तुम भागे जाते हो बाबा बंगाली के पास। लिंग जितना छोटा हो उतना ही कारगर होता है। हाँ, उसका सही इस्तेमाल आपको सीखना चाहिए। आपको कामा सूत्रा के प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि कामा सूत्रा की 70 से ज्यादा क्लासेस सिर्फ लड़कियों के लिए हैं। सेक्स एजुकेशन लड़कियों के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समाज के सामने प्रॉब्लम यह नहीं है कि लड़कियां सेटिस्फाइड नहीं हो रही हैं। समाज के सामने प्रॉब्लम यह है कि लड़के सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। लड़कों को लगता है कि सेक्स एक लड़ाई है और हमें उसे जीतना है। नहीं, सेक्स तो शतरंज के खेल जैसा होता है। कई बार सामने वाले का हाथी मारने के लिए अपना ऊंट मरवाना पड़ता है। सेक्स एक मनगढ़ंत कहानी जैसा होता है, जिसमें आप नए नए किरदार जोड़ते चले जाते हैं। कामा सूत्रा तुम्हारी सोच से भी ज्यादा जबरदस्त चीज है। और यह सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है। सेक्स तो इसका छोटा सा हिस्सा है। कामा सूत्रा सेक्स को बड़ी सतही रखता है। फिर प्रेम की गहराइयों में आप उतरते चले जाते हैं। सेक्स तो पीछे कहीं छूट जाता है। सेक्स छोटी चीज है, कामा सूत्रा बहुत बड़ी चीज है। ज्यादातर लोग कामा सूत्रा को सिर्फ सेक्स के आधार पर ही जानते हैं। नहीं, उसमें छूने की कला भी बताई गई है, उसमें बोलने की कला भी बताई गई है। जब आप अपनी पत्नी से बात करते हैं तो अपने होठों को उसके कानों से कितनी दूर रखना है या कितने करीब रखना है। आपकी आवाज, आपकी टोन कितनी मध्यम होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। आपके हाथ उसके कूल्हे पर होने चाहिए या कंधे पर होने चाहिए। स्पर्श कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, और रोना क्या है। कामा सूत्रा में बताया जाएगा कि अपनी पत्नी के गले लगकर रोना सेक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और सिर्फ उसे गले से लगाकर बैठे रहना दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। इंटरकोर्स तो पीछे कहीं छूट जाता है। कल एक नेताजी मेरे पास आए और बोले कि गुरुजी, सेक्स एजुकेशन तो ठीक है, आप लव एजुकेशन क्यों सिखा रहे हैं? बताओ, कर दी ना नेताओं वाली बात। लव एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सेक्स एजुकेशन। वाह, शाबाश। पति पत्नी के रिश्ते को सेक्स नहीं, लव बांधता है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को नाराज होने का, पागल होने का मौका देना, इसे प्यार कहते हैं। बिना लव के सेक्स बलात्कार कहलाता है। औरतों का बलात्कार, मार पिटाई, शोषण, इसके खिलाफ सिर्फ औरतें ही लड़ सकती हैं। स्कूलों में जाओ, बच्चों की पिटाई रोको। घरों में जाओ, बच्चों की पिटाई रोको। अगर किसी अपराधी को पीटा जा रहा है, उसे भी रोको, वो भी तुम्हारा फर्ज है। हाथ उठाना ही गुनाह है, ये नारा लगाओ। एक मुहिम शुरू करो कि कोई किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। बात यह नहीं है कि अपराधी पर हाथ उठाया जा रहा है, गुनहगार पर हाथ उठाया जा रहा है या निरपराधी पर हाथ उठाया जा रहा है। जब हाथ उठाना ही गलत है तो फिर सब पर हाथ उठाना गलत है। तुम्हें ही लड़ना होगा। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी, खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। छूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम थके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होंठ सिल लिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे? सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। काली मां सा नंगा बदन ले, मुंड माला लहराओ तुम। नग्नता ही क्रांति लाएगी, अब और नहीं शर्माओ तुम। कमजोरों को सताने वाले कब तक खैर मनाएंगे? सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। तुम्हें ही लड़ना होगा मेरी बच्चियों, तुम्हें ही लड़ना होगा।